हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। आप सभी का द इटावा अकेडमी की ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे सोशल साइंस जो कि क्लास 10th के लिए है। इसमें जियोग्राफी के अंतर्गत आने वाले फोर्थ चैप्टर कृषि के बारे में। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कृषि के बारे में कौन कौन से संसाधन हैं, उनकी क्या उपयोगिता है और सारी की सारी चीज़ें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें लिखा है सब कृषि के प्रकार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कृषि के प्रकार के बारे में, आखिर कृषि कितनी प्रकार की होती है, कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं, मुख्य फसलों के बारे में पढ़ेंगे। शस्य प्रारूप क्या है, शस्य प्रारूप के बारे में पढ़ेंगे। और कृषि को डेवलप करने की क्या तकनीक हैं और संस्थागत उसमें क्या सुधार हुए हैं, उन सुधारों के बारे में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट की क्या योजनाएं चल रही हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे और उसके तहत कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ इसी वीडियो में। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर में। इसमें हम पहले जानते हैं कि कृषि कितने प्रकार की होती है। तो आपको पता है भारत की जो भी भौगोलिक स्थिति है, जो भी जलवायु की स्थिति है, उसके हिसाब से इसको जो है निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, जिसमें कि आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। सबसे पहले है जीविका निर्वाह कृषि। वह कृषि जिससे कि जीविका निर्वाह होती है, जिससे कि किसान जो है भारत में जो मैक्सिमम जो खेती होती है वो खेती होती है जीविका निर्वाह कृषि। क्योंकि भारत में लोग अत्यधिक खेती करते हैं अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए, अपने दैनिक जीवन को चलाने के लिए, खाना पीना खाने के लिए। उसके बाद आता है गहन कृषि। गहन कृषि उसको कहते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि सिर्फ वहाँ पे सिर्फ खेती ही की जाती है, यानी कि पूरा का पूरा जो है मेन उद्देश्य है सिर्फ खेती करना, उसी को कहते हैं गहन कृषि। नेक्स्ट आता है रोपड़ कृषि। रोपड़ में आप जानते हैं रोपड़ विधि से जो भी खेती की जाती है, जैसे कि पौधों की रोपाई होती है, गुड़ाई होती है, उस तरह की जो खेती की जाती है जिसमें बड़े बड़े पौधे होते हैं, उस तरह की खेती कहते हैं रोपड़ कृषि। नेक्स्ट है स्थानांतरी कृषि। स्थानांतरी से आप समझ सकते हैं, स्थानांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। तो इस तरह की खेती जिसमें कि पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाता है, जैसे पौधों को एक जगह पे उगाया जाता है और फिर उसको जो है अलग जगह पे लगा दिया जाता है, इसको कहते हैं स्थानांतरी कृषि। नेक्स्ट है आपका शुष्क कृषि। शुष्क कृषि से मतलब है शुष्क कृषि, यानी कि जिसमें कि आपके शुष्क के प्रारूप में जितनी भी खेती होती है उसको कहते हैं शुष्क कृषि। नेक्स्ट है आर्द्र कृषि। आर्द्र कृषि का मतलब होता है शुष्क के जस्ट अपोजिट, यानी कि नमी वाली जितने भी चीजें हैं, नमी वाली जितने भी पेड़ पौधे हैं, उसमें जो भी खेती की जाती है उसको हम कहते हैं आर्द्र कृषि। जैसे कि चावल वगैरह के आपने देखा होगा, उनकी खेती ज़्यादातर पानी जब बरसता है उसी समय की जाती है। इस तरह से आर्द्र कृषि इस अंतर्गत होता है। और शुष्क कृषि इसका जस्ट अपोजिट होता है। उसमें क्या सूखे सूखे स्थानों में जब बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही उस समय जो भी खेती की उसको कहते हैं शुष्क कृषि। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारत की मुख्य फसलें। आखिर हम जानते हैं भारत में कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं जिनको उगाया जाता है। सबसे पहले देखेंगे खाद्य फसलें। खाद्य फसलें होती हैं दलहन एवं तिलहन फसलें होती हैं, जिसमें कि दालें आती हैं, तिलहन आते हैं। रेशेदार फसलें होती हैं जिसमें जूट कपास वगैरह आते हैं। पेय फसलें से चाय कॉफी वगैरह आती हैं। और नकदी फसलें जैसे कि आपके मोटे दानेदार जो भी फसलें होती हैं उनको कहते हैं नकदी फसलें। आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल से। तो सबसे पहले आता है खाद्य फसलें। आखिर खाद्य फसलें कैसी होती हैं? तो वे फसलें जो कि खाने पीने के लिए उपयोग की जाती हैं, मतलब सिर्फ खाने के लिए उपयोग की जाती हैं, पीने के लिए आप आगे पढ़ेंगे। तो खाने के लिए फसलें उपयोग की जाती हैं उनको कहते हैं खाद्य फसल। जैसे कि चावल है, भारत में क्या है मुख्य रूप से चावल का उत्पादन किया जाता है। इस हिसाब से भारत जो है विश्व में दूसरे स्थान पर है चावल की खेती के लिए। और ये जो चावल की खेती है अधिकतर आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे जिलों में राज्यों में किया जाता है। इस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लिए आते हैं आखिर चावल की खेती के लिए मेन चीज क्या है, तो उसमें क्या उष्णकटिबंधीय पौधा है, उष्णकटिबंधीय। नंबर दूसरा क्या है उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता। इसके लिए उच्च तापमान भी चाहिए, उच्च नमी भी चाहिए, अत्यधिक नमी होनी चाहिए, अत्यधिक तापमान होना चाहिए। और जो तापमान है वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 24 डिग्री सेंटीग्रेड होना ही चाहिए। इससे कम में चावल की खेती पॉसिबल नहीं है अच्छे से। आइए जानते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट है आपका खाद्य के अंतर्गत ही गेहूं। चावल के बाद आता है गेहूं। गेहूं भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, आपको भी पता है, जो कि दूसरे नंबर पे आता है चावल के बाद। और जो देश के उत्तरी और पश्चिमी भागों में इसकी सबसे अधिक खेती होती है। चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा प्रमुख गेहूं उत्पादक देश है। यानी नंबर 1 पे चीन है जो कि गेहूं की खेती करता है, दूसरे नंबर पे है अपना भारत, जहाँ पे गेहूं की बहुत ज़्यादा खेती की जाती है। गेहूं के निम्नलिखित पॉइंट दिए गए हैं जिसमें आप जानते हैं यहाँ के गेहूं की खेती किस रूप से करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। इसमें क्या है, गेहूं भी गेहूं शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। गेहूं की खेती जो है सर्दियों में की जाती है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे गेहूं की खेती जो है सर्दियों में की जाती है। गेहूं रबी फसल है। रबी फसल के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। इसके लिए बोते समय 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। जब गेहूं की बुआई की जाती है उस समय टेम्परेचर होना चाहिए कितना, 10 डिग्री से लेकर 15 डिग्री। और ये टेम्परेचर कब होता है, जब सर्दियां पड़ती हैं अपने भारत में तब। और जब ये पक जाता है, जो कि मार्च से लेकर अप्रैल में पक जाता है, फिर कटाई स्टार्ट होती है। आप जो भी ग्रामीण क्षेत्र से हैं वो सभी लोग जानते होंगे। तो उस समय जो टेम्परेचर होना चाहिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए। इसके लिए जो है 75 सेंटीमीटर की वर्षा जो है रिक्वायरमेंट होती है। अगर 75 सेंटीमीटर तक बारिश होती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इससे ज़्यादा होती है तो फसल को नुकसान हो जाता है। अब जानते हैं नेक्स्ट मक्के के बारे में। आपको पता है जो मक्का है, मक्का भी खाद्य पदार्थ ही है, खाद्य सामग्री है। इसमें क्या एक टाइप का मोटा अनाज है। मक्का मोटा अनाज है, इसको खाने पीने के लिए यूज किया जाता है, खाने के लिए यूज किया जाता है और चारे के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मक्के के लिए 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर की बारिश के बीच में ही इसको जो है यहाँ पे उगाया जा सकता है। इससे अधिक बारिश होगी तो इसके क्या है, जो पौधे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, गल जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कम बारिश होगी तो उसमें भी ग्रो नहीं कर पाएगा। इसके लिए थोड़ा पर्याप्त मात्रा में बारिश के पानी चाहिए और नॉर्मल पानी भी आप देख सकते हैं, लेकिन बारिश का पानी जो पौधों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, तो इसलिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है 50 से 100 सेंटीमीटर तक बारिश का पानी होना चाहिए। फिर आते हैं मोटे अनाज। आपको मैंने बताया था मोटे अनाज। तो जो मोटे अनाज होते हैं इसमें आपको पता है ज्वार है, बाजरा है, रागी की प्रमुख फसलें हैं। ये सारे की सारी फसलें कैसे मोटी फसलें हैं। आखिर इनमें जो टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर आपको चाहिए 18 डिग्री से लेकर 32 डिग्री के बीच में। और इसका जो बारिश का जो औसत रहता है वो रहता है 30 सेंटीमीटर से लेकर 7 सेंटीमीटर के बीच में। तो ये चीज़ें आपको एग्जाम में लिखने के लिए, इसलिए आपको ये डिटेल से पढ़ना ही पड़ेगा। ये मत कीजिएगा खाद्य फसलों आप लिखाइएगा, गेहूं लिख दिया, चावल लिख दिया, मक्का लिख दिया, बस हो गया। ऐसा नहीं करना। अगर आप ऐसा करेंगे नंबर भी आपको ऐसे ही मिलेंगे। फिर जहाँ 10 नंबर मिल रहे होंगे वहाँ आपको 2 नंबर रख दिए जाएंगे। फिर आप कहेंगे मेरा नंबर नहीं है, मैं सब लिख के आया था। इस तरह से नहीं करना। अगर डिटेल में लिखना तो डिटेल में लिखना ही पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो ये चीज़ आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ लीजिएगा जो कि मैंने बताया अभी आपको। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। खाद्य के बाद आता है दलहन और तिलहन। इसमें हमारी जो दालें आती हैं और तिलहन, जो तिल से रिलेटेड जो भी फसलें हैं तिलहन के हिसाब से जो होती हैं, दलहन और तिलहन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम दलहन की बात करें, दलहन में आपको पता है दलहन में आती हैं दालें। और दालों में क्या होता है, दालों में आपको जो है प्रोटीन देखने को मिलता है और विटामिन देखने को मिलता है। तो ये है आपकी दलहन। हम तिलहन की बात करें तो मूंगफली है। मूंगफली क्या एक तिलहन की फसलों में आती है, ये भी सबसे महत्वपूर्ण है। और ये मूंगफली की जो सबसे ज़्यादा खेती की जाती है कहाँ होती है, आंध्र प्रदेश में होती है, तमिलनाडु में होती है, कर्नाटक में होती है, गुजरात में होती है, महाराष्ट्र में होती है। और ये जो मूंगफली की जो फसल होती है, जो मूंगफली खेती होती है, वो 85% इसकी खेती के बाद जिससे जो मूंगफली निकलती है, जो मूंगफली इससे जो है मूंगफली से 85% खाद्य तेल बनाए जाते हैं। यानी खाने पीने के जो तेल होते हैं 85% मूंगफली से भी बनाए जाते हैं। आप ये मत सोचिए कि सरसों का तेल ही और सूरजमुखी का तेल, इन्हीं तेल से ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। नहीं, मूंगफली का तेल भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं रेशेदार फसलें। तो अब हम जानेंगे रेशेदार फसलों के बारे में। तो ये आप देख रहे हैं रेशेदार फसल, जैसा हम पहले भी बताया था कि रेशेदार फसलों के अंतर्गत कपास है, जूट है। ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले, कपास से रुई बनती है और जूट से जो है आपको पता है रस्सियाँ वगैरह बनाई जाती हैं। जो आप देख सकते हैं इस तरह से जो कपास और जूट है ये भारत की मुख्य फसलें हैं जो कि रेशेदार फसलें हैं। कपास की जो खेती है वो गर्मियों के सीजन में और
जो गर्मी के बाद जो हल्की सी जो आर्द्रता आती है बारिश के सीजन में, इसमें जो है जो जलवायु है उस समय कपास की खेती की जाती है। कपास क्या है, ये एक तरह की खरीफ की फसल है। कपास की फसल को तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। और क्या है, कपास को तैयार होने के लिए खुला मौसम चाहिए, यानी कि खुला मौसम चाहिए, बारिश नहीं होनी चाहिए। इसके कपास में चमक बनी रहती है, इससे जो है कपास में क्या चमक बनी रहती है। अगर बारिश होगी तो बारिश में के पानी में होता है अम्ल, एसिड। एसिड होगा तो वो क्या है, कपास में जब भी बारिश का पानी पड़ेगा तो उसकी जो रेशे हैं वो पीले पड़ जाएंगे, इससे उसकी चमक गायब हो जाएगी। जैसे सबको पता है ताजमहल में क्या है, ताजमहल में जब जो संगमरमर के पत्थर लगे हुए आप देखें जाए वो पीले हो चुके हैं हल्के हल्के, जो कि इस क्यों हुए, क्योंकि बारिश से जो भी बारिश होती है तो बारिश में होता है कि अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा के कारण जो है संगमरमर के पत्थर जो पीले पड़ गए। इसी तरह से अगर बारिश से जो है कपास पड़ता है तो कपास में जो चमक होती है वो चमक धीरे धीरे करके गायब हो जाती है, और जो चमक वो क्या ना कपास है वो सफ़ेद से धीरे धीरे होकर पीला पड़ने लगता है। और जो नेक्स्ट है वो है जूट, जिसको हम पटसन भी कहते हैं। ये इसको किस तरह की जलवायु चाहिए, इसको चाहिए उष्णार्द्र, यानी कि गर्मी के साथ साथ हल्की नमी वाली जलवायु चाहिए इसकी खेती के लिए। और जूट की फसल को तैयार होने में 8 से 10 महीने लगते हैं, यानी कि कपास की जो फसल है उसको 6 से 8 महीने लगते हैं, लेकिन जूट की फसल को तैयार होने में 8 से 10 महीने तक लग जाते हैं। जूट ज़्यादा टाइम लेता है कपास की अपेक्षा। कपास से आपको पता रुई बनाई जाती है और भी अन्य चीज़ें बनाई जाती हैं, और जो जूट से है, जूट से रस्सियाँ वगैरह बनाई जाती हैं। चलिए जानते हैं नेक्स्ट है आपका पेय फसल है, यानी कि जिसमें कि आपको आती है मुख्य रूप से चाय, जो कि चाय बहुत ज़्यादा लोग पीते हैं भारत में, और कहवा जिसे हम कॉफ़ी भी कहते हैं। तो ये चाय है और जो कहवा है, ये चाय और कहवा यही है भारत की मुख्य पेय फसल है। सबसे पहले जानते हैं हम चाय के बारे में। आपको पता है चाय की सबसे ज़्यादा खेती वो असम वगैरह में की जाती है, जहाँ पे पहाड़ी ढाल होते हैं, पहाड़ी आपको पता है ऊपर से नीचे तक जो खेती की जाती है उसको हम कहते हैं ढाल वाली एरिया में जो खेती हो उसको वहाँ पे जो है चाय की खेती अधिकतर की जाती है। तो ये जानते हैं चाय के बारे में। तो चाय के भारत में सबसे ज़्यादा इसकी खेती की जाती है, जो कि रोपड़ फसल, इसकी रोपाई की जाती है। और चाय की उपज के लिए जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर चाहिए, यानी कि ये एक ऐसा टेम्परेचर है कि नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है। ना ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए, ना ज़्यादा सर्दी होनी चाहिए, ना ही लेकिन हल्की सी नमी होनी चाहिए, लेकिन बारिश का पानी भी नहीं रुकना चाहिए। ऐसी इसको जो है इस तरह की जो जलवायु इसको चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। नेक्स्ट है 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इसके लिए उपयुक्त होती है, यानी 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक, यानी कि नमी भी बनी रहनी चाहिए। आपको पता है अगर आप कभी जाएं तो आप देखेंगे असम वगैरह में जो है ज़्यादातर बारिश होती रहती है, और उसी बारिश की वजह से वहाँ पे जो ढाल है, जो पहाड़ों पे जो खेती की जाती है, चाय की उगाई जाती है, उस चाय में जो है बारिश का पानी रुकता नहीं, धीरे धीरे निकलता है, तो इससे कि नमी भी बनी रहती है। नेक्स्ट है वो है कहवा। कहवा यानी कि कॉफ़ी की खेती किस तरह हुई है आपको पता होना चाहिए। असम वगैरह में वहाँ पे आपको कहवा भी देखने को मिलेगा, जो कि तमिलनाडु आप किसी भी राज्य में जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादातर कहवा की खेती देखने को मिलती है। तो ये जो कहवा है, कहवा चाय के बाद में दूसरे नंबर पर उपयोग की जाने वाला पेय पदार्थ है भारत में। आपको पता है चाय पियेंगे लोग, उसके बाद क्या पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। और क्या है, इसकी खेती के लिए जो है उष्णार्द्र जलवायु कितनी होनी चाहिए, उष्णार्द्र जलवायु होनी चाहिए, यानी कि उष्णार्द्र मतलब कि गर्मी होनी चाहिए और हल्की सी नमी भी होनी चाहिए। ऐसी जलवायु चाहिए इसकी खेती के लिए, कहवा के लिए, कॉफ़ी के लिए। और कहवा की जो उपज है, जो आप उपज देख रहे हैं, उपज के लिए 15 सेंटीग्रेड से लेकर 28 सेंटीग्रेड के बीच के टेम्परेचर होना चाहिए। इसको भी नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, लेकिन हल्का सा ठंडा टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि आपको पता है फरवरी से लेके और मार्च के बीच में ये टेम्परेचर भारत में ज़्यादातर पाया जाता है। इस टेम्परेचर के अंदर कहवा की जो खेती की जाती है। और इसका जो आपको बारिश चाहिए, बारिश कितनी होनी चाहिए, 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक की इसको बारिश होनी चाहिए, यानी कि बारिश भी इसको चाहिए, नमी भी चाहिए, हल्का सा टेम्परेचर इसको कम चाहिए। इस तरह से कहवा की खेती की जाती है। तो इसको भी आप याद कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये जो है और ये चाय और कहवा ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका फसल प्रारूप या शस्य प्रारूप। आइए जानते हैं फसल प्रारूप या शस्य प्रारूप के बारे में। आपने जो
सुना होगा। खरीफ की फसलें होती हैं, रबी की फसलें होती हैं और जायद की फसलें होती हैं। अपने भारत में खरीफ, रबी और जायद ये 3 तरह की फसलें पाई जाती हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। भारत में जो है आपको पता है 3 तरह की ऋतुएं पाई जाती हैं, जैसे कि वर्षा ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है और शरद ऋतु। वर्षा ऋतु मतलब बारिश का मौसम, ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी का मौसम और शरद ऋतु को मतलब सर्दी का मौसम। इस हिसाब से जो है अपने भारत में 3 तरह की खेती भी की जाती है, इन्हीं ऋतुओं के हिसाब से, मौसम के हिसाब से। तो आइए जानते हैं सबसे पहले खरीफ फसल के बारे में। खरीफ की ऋतु, जो खरीफ की फसल कब की जाती है। तो खरीफ की जो फसल है ये फसलें वर्षा पर आधारित होती है, यानी कि इसके लिए चाहिए वर्षा ऋतु में जो भी खेती की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, खरीफ की खेती या खरीफ की फसलों की खेती। वर्षा के वाले क्षेत्रों में यानी बारिश होती है उस समय जो खेती की जाती है वो कहते हैं खरीफ की फसलें, खरीफ की खेती। इसके लिए जो है मुख्य क्या है, जून जुलाई में इसको बोया जाता है। खरीफ की फसलों को जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर जैसे ही आता है तो इसकी जो फसलें हैं वो पक जाती हैं, इस समय इसको जो है काट लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका रबी की फसलें। रबी मतलब जो वो फसलें जो कि शीत ऋतु मतलब कि सर्दियों में उगाई जाती हैं, यानी कि रबी की फसल मतलब शीत ऋतु यानी कि सर्दियों में उगाई जाने वाली जो भी फसलें हैं उनको हम कहते हैं रबी की फसलें। इसकी बुआई कब की जाती है, नवंबर में इसकी बुआई की जाती है और ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में जैसे गर्मियाँ शुरुआत होती हैं जैसे कि अप्रैल है और जो आपका मिड होता है मार्च का, मार्च के मध्य में, मार्च के मध्य से लेके अप्रैल के बीच में जो है इन फसलों को जो है काट लिया जाता है, जिसमें कि आपको क्या आते हैं, गेहूँ आते हैं। गेहूँ जो रबी फसल है क्योंकि इसकी जो बुआई नवंबर के आसपास की जाती है, उसकी जो कटाई है वो मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में कर दी जाती है। ये देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपके जायद की फसलें। जायद की फसलें मतलब कि जो कि गर्मियों के सीजन में जो भी फसलें उगाई जाती हैं उनको कहते हैं जायद की फसलें, यानी गर्मी ऋतु, यानी बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है। इसकी जो सिंचाई होती है ये क्योंकि पता है गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो पौधों को नुकसान होगा हीट से, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो पौधे झुलस जाएंगे, मरने लगेंगे। इसके लिए इन्हें पौधों को बचाए रखने के लिए चाहिए नमी, पानी। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है। आपको पता है जब चावल होता है, चावल की अगर आप खेती करेंगे चावल की बहुत ज़्यादा पानी होना चाहिए। तो ये चावल है, चावल क्या है, चावल चाहिए खरीफ की फसलों में आता है क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बारिश होगी तभी चावल की यहाँ पे जो है खेती की जाती है, चावल उगाए जाते हैं, तभी चावल की जो है फसलें लगाई जाती हैं। तो चावल है आपका खरीफ का फसल, खरीफ की खेती में चावल आता है और रबी में आता है आपका गेहूँ। और नेक्स्ट जो है जायद, ये गर्मियों में जो भी खेती की जाती है उनको कहते हैं जायद की फसलों की खेती। इसके लिए जो है मार्च अप्रैल में इसकी जो बुआई कर दी जाती है और इसकी जो कटाई मई से लेकर जून के बीच में इसकी जो है कटाई कर दी जाती है। तो ये थी आपकी फसल प्रारूप या शस्य प्रारूप। ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि जिस समय आपको पढ़ाता हूँ आपको आसानी से सब समझ में आ जाता होगा, याद भी हो जाते होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब जो है आपका नेक्स्ट जो है लास्ट टॉपिक है वो है तकनीक तथा संस्थागत सुधार। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो भी तकनीक इस्तेमाल होती है, जो भी सुधार किए गए हैं कृषि को लेके, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं जो देश में जो 50 वर्ष हैं, जो पिछले 50 वर्ष हैं, आज से लेके 50 वर्ष पीछे जब हम चले जाएं तो उस समय से लेकर आज के बीच में क्या हुआ है, खाद्यान्न फसलें जो है गेहूँ, जौ, चावल, मक्का, इनके उत्पादन जो है तेजी आई है, बहुत ज़्यादा तेजी आई है। उसमें क्या है, क्वालिटी भी उनकी बढ़ी है, क्वालिटी भी बढ़ी है, यानी कि जो खेती की जाती है खेती अच्छे से की जाती है और जो फसलें मिलती हैं और जो उनसे जो हमें अनाज मिलता है वो अनाज की जो गुणवत्ता तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी किस्म के जो है हमको अनाज प्राप्त होते हैं, खाद्यान्न उपलब्ध होते हैं। और क्या इसी अवधि में जो जनसंख्या है वो 1951 में 36.10 करोड़ थी, जो 2001 से में बढ़ाकर 102.70 करोड़ हो गई। यानी कि इन्हीं 50 वर्षों के अंतर्गत 1951 में जो कि जनसंख्या थी वो कितनी थी, 36.10 करोड़ थी, वो कितनी बढ़ गई है, वो 2001 में बढ़ गई है 102.70 करोड़। ठीक है, यानी कि इससे जनसंख्या भी बढ़ी और जनसंख्या के हिसाब से ही खाद्यान्न फसलों भी बढ़ी है, उनकी जो है उपयोगिता बढ़ी है
और लोगों को आराम से जो है अनाज उपलब्ध हो सकता है, हो पा रहा है। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है इसके लिए जो वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक के पास किस तरह की तकनीक होनी चाहिए जिससे कि फसलों को लेकर बहुत ज़्यादा विकास हो सके और देश को जो है, देश की जनता को अच्छे से अच्छा अनाज मिल सके। उसमें क्या है, वैज्ञानिकों का जो दायित्व बनता है, वैज्ञानिकों का दायित्व क्या बनता है कि 1 अरब से भी अधिक लोगों का भूख मिटाने के लिए ऐसी कृषि तकनीकों का प्रयोग किया जाए जो कि पर्यावरण की दृष्टि से सतत पोषणीय हो। यानी कि वैज्ञानिकों पर ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, वैज्ञानिक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल करें खेती के लिए, ऐसी तकनीक बनाएं खेती के लिए जिससे कि क्या है, 1 लाख से भी अधिक, सॉरी 1 अरब से भी अधिक जो भूखे लोग हैं उनको जो है आसानी से अनाज मिल सके, जिससे कि वो आसानी से अपना जीवन यापन कर सके। इसमें आपको पता है बहुत तरह की तकनीकें भी हुई हैं। जो पहले तरह से जो परंपरागत खेती होती थी, अब जो मॉडर्न खेती होती है, बहुत सी सारी चीज़ें जो नई नई आपको देखने को मिली हैं, कटाई के लिए हो चाहे बुआई के लिए हो। तो ये जो किसान हैं, हमारे किसानों के पास अगर आप कभी जाएं तो वो आपको बताएंगे पहले जो खेती होती थी हल से होती थी, अब जो खेती होती है वो ट्रैक्टर वगैरह से सुधार हुए हैं, बहुत ज़्यादा नई नई तकनीकें आई हैं, उच्च कोटि के बीज आए हैं और भी अन्य चीज़ें आई हैं जो कि आसानी से देखने को मिलती हैं अगर आप खेती के बारे में जानते हैं तो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।